सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रांट? ग्रांट इज अ एड और फाइनेंशियल एड है, यानी कि पैसे से सपोर्ट कौन करता है? गवर्नमेंट सपोर्ट करता है फाइनेंशियली टू, सबको नहीं करेगा, कुछ लिमिटेड पीपल्स को, लिमिटेड कंपनीज को करता है। और वो भी कब करेगा? जब वो जो वर्क कर रहा है, दैट पर्सन जिसकी इंडस्ट्री है, कंपनी है, दे आर गिविंग द फाइनेंशियल, दे आर गिविंग द सपोर्ट टू द पब्लिक इन लार्ज, यानी पब्लिक के लिए जब वो कोई काम करने वाला है, जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री शुरू हुआ, मान लो मास्क की इंडस्ट्री शुरू हुई, तो मास्क जो है अभी क्या है, नेसेसरी है बिल्कुल, तो ऐसे केस में वी आर गोइंग टू गिव देम ग्रांट, ताकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और स्मूथली उनको ऑपरेशन चले। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रांट। ठीक है, एक अमाउंट जो पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प करने के लिए। और ग्रांट बहुत तरीके के हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ग्रांट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रांट हो सकते हैं, स्मॉल बिजनेस ग्रांट हो सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो सब लोग इसको लिख लो, एवरीवन। grant is the financial aid, is a financial aid, AID, financial aid, which is provided by the government, which is provided by the government, which is provided by the government for particular purpose, for particular purpose, for particular purpose। ठीक है, और ये ग्रांट जो है ना, बहुत किसको किसको मिलता है, तो इसमें आगे लिखिए, ग्रांट आर द फंड्स, ग्रांट आर द फंड्स given by an entity, frequently a public body, charitable foundations, or specialized grant making institutions. Grants are fund given by an entity, frequently a public body, charitable foundation, or a specialized grant making institutions, or a specialized grant making institution। तुम लोगों ने CSR सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास ना, कंपनी को सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, उनको सोसाइटी के लिए कुछ योगदान देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आपका ITC हो गया, उन्होंने रूरल एरियाज में बहुत डेवलपमेंट किया है। सो जब भी कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी पब्लिक को लार्ज फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए शुरू होती है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट के रूप में जो पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं ग्रांट। आई बात समझ में? अब इसमें लिखिए टाइप्स ऑफ ग्रांट। ये लिखवाया नहीं था मैंने, अच्छा बुक में गिवन है, देखना पड़ेगा एक बार, मुझे भी चेक करना। लिखो टाइप्स ऑफ ग्रांट। स्मॉल बिजनेस ग्रांट है, स्मॉल बिजनेस ग्रांट, स्टूडेंट ग्रांट, स्मॉल बिजनेस ग्रांट, स्टूडेंट ग्रांट, ट्रांसपोर्टेशन ग्रांट, ट्रांसपोर्टेशन ग्रांट, रिसर्च ग्रांट। रिसर्च जो लोग करते हैं पता है ना, उन लोगों को भी मिलता है, क्या मिलता है उन लोगों को? ग्रांट, पैसे भी मिलते हैं, हाँ स्टाइपेंड आता है उनका। फिर डिजास्टर एंड प्रिवेंशन रिलीफ ग्रांट, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ग्रांट, ये सब हो गए जितने भी, ये सारे क्या है? टाइप्स ऑफ ग्रांट, जो गवर्नमेंट किसको देती है? इंडिविजुअल लोगों को, कंपनी को देती है, जब वो देखती है कि ये पब्लिक के लिए कुछ बेटर कर रहा है। ठीक है, जैसे रिसर्च का काम करने वालों को भी ग्रांट मिलता है। क्लियर हो गई बात? क्यों देते हैं 40-50? ओके, सो व्हाट इज, लिखिए एंटरप्रेन्योर्स के जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में पहले पढ़े थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से।
तो देखिए कभी भी किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी है उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज लॉ हर एक कंपनी में क्या होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट क्या होता है? दैट इज द इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल जो बुक्स है आपके, उसको इंस्पेक्ट करने को हम कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, उसमें अगर कोई घपला हो रहा है, उसके बारे में कौन पता कर सकता है? ऑडिटर, राइट। ओमिशन हो गया, कोई एंट्री नहीं हुई, बुक कीपिंग प्रॉपर्ली नहीं रखा, आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का दो चीज सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कितना कंपनी में प्रॉफिट हुआ, आपका कंपनी में कितना लॉस हुआ, उसके बारे में नहीं पता लगेगा। एंड जो P&L का पता नहीं लगेगा, तो फाइनली यू नेवर एबल टू मीट द विद द बैलेंस शीट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप कभी मैच कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो हर कंपनी के लिए क्या जरूरी है? आपका स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करना। उसी तरीके से जो आपके एंटरप्रेन्योर्स है, दे आल्सो हैव टू मेंटेन द बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स होता है? पहली बात कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में, ये पता लग जाएगा। शेयर होल्डर्स और जो क्रेडिटर्स हैं आपके, शेयर होल्डर्स कौन होंगे? जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, या फिर चलिए आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, शेयर्स भी नहीं है कंपनी के, ठीक है, तो लेकिन आपके क्रेडिटर्स तो होंगे ही ना, जिनसे आप उधार पे सामान ले रहे हो कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन में उनको आपकी कंपनी का पता लग जाएगा, सिचुएशन का। ठीक है, आगे हमें कितना प्रोडक्ट सेल करना है, सेल फॉरकास्ट आप इससे पता लगा सकते हो, है ना। कंपैरिजन कर सकते हो कि लास्ट ईयर से आपको इस साल कितना बेनिफिट हुआ, आगे कंपनी में क्या क्या बदलाव लाना है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स के फॉर्म में होगा, और जो चीज नंबर्स के फॉर्म में होगा दैट विल हेल्पफुल फॉर मेकिंग द बजट एज वेल। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? अब इनके तीन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आई गेस शायद राइट, हाँ, इसमें लिखिए एंटरप्रेन्योर्स 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंटरप्रेन्योर्स के जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कहीं ना कहीं बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो किस चीज के हेल्पफुल है? फॉर मेकिंग द डे टू डे डिसीजन, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, ठीक है, फॉर बेसिकली कह सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल्स फोरकास्ट, मतलब पहले से कितना हम आगे चल के सेल कर, सेल फोरकास्ट मतलब हम कितना प्रोडक्ट को आगे चल के सेल कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में कितना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, चलिए लिखिए, पहला लिखिए बैलेंस शीट। खैर सबसे लास्ट में यही आता है आपका बैलेंस शीट, याद रखना, दैट इज द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो ही चीज होता है, एसेट और लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? ओके, पहले लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, फर्स्ट बैलेंस शीट। सेकंड लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और तीसरा लिखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो में 3 तरीके का एक्सपेंस आता है, याद है? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, 3 तरीके का आता है ना। चलिए सबसे लिखिए पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट क्या बताता है? लिखिए, हाँ, बिजनेस का पोजीशन। आपकी बैलेंस शीट में लास्ट में एसेट्स और लायबिलिटी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, राइट। तो लिखिए द बैलेंस शीट शोज द वैल्यू, द बैलेंस शीट शोज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ऑफ द एसेट्स your company has. The balance sheet shows the value of the assets your company has accumulated, accumulated, accumulated. Next आगे लिखिए the money you owe, OWE, owe lenders, OWE, owe lenders, यानी कि आपने किसी को पैसा उधार दिया हो, ठीक है,
ओ या फिर आपने उधार लिया हो, द मनी यू ओ लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स and any other initial investment and any other initial investment plus equity built up over time. बैलेंस शीट शोज द वैल्यू ऑफ द एसेट. एसेट क्या होता है किसी भी कंपनी का? क्या क्या हो सकता है एसेट्स? मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, है ना, ठीक है. और आपका वो क्या हो सकता है एसेट, क्या बोलते हैं इसको, लायबिलिटी क्या होगा? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल, इन्वेंट्री हो सकता है. और लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? कैपिटल आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा आपका, फिर डेप्ट आ जाएगा आपका, और भी कोई अगर डिवेंचर वगैरह है तो. चलिए, तो बैलेंस शीट क्या दिखाता है? एसेट आपकी कंपनी का, और एसेट में वो क्या क्या दिखाएगा? अगर आपने किसी को लोन दिया है या आपने किसी को उधार दिया है वो भी उसमें आ जाएगा. आपका जो बेसिकली फर्नीचर से कुछ फिक्स एसेट्स होंगे वो भी आ जाएगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी आ जाएगा, है ना. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द एसेट. अब यहाँ पर इसका एक इक्वेशन है, बैलेंस. एक इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. इक्विटी क्या होता है? कैपिटल, शेयर्स, ठीक है. इक्विटी एक होता है, एक प्रेफरेंस होता है. तो इक्विटी क्या होता है? हमेशा भी किसी भी कंपनी के लिए एसेट होता है इक्विटी. एसेट्स नहीं होता है मैम, इक्विटी लायबिलिटी साइड होता है, क्योंकि मैम बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग रखा जाता है. हाँ, तो इक्विटी, हाँ ठीक. चलो लिखो, आगे लिखो, मुझे भी हो गया है लगभग. आगे लिखो. इसमें द बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस money you borrow is considered both an asset and a liability, and appears in both sides of the equation. ठीक है. सो बैलेंस शीट जो है पूरा का पूरा इक्वेशन पे डिपेंडेंट है. कौन से इक्वेशन पे? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. ठीक है. सो बैलेंस शीट अगर पर्सनल टर्म में अगर हम बात करें तो ये आपके कंपनी का एक्यूरेट बता देगा कि आप कितने लॉस में कितने प्रॉफिट में. ठीक है. तो प्रॉफिट ऐसे आ जाएगा. कभी आपको पता होगा ना कि लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? लॉस होता है, प्रॉफिट. और एसेट ज्यादा है तो प्रॉफिट. क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट लिखिए इनकम स्टेटमेंट. खैर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मुझे लगता है इतना काफी है. इनकम स्टेटमेंट क्या बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. लिखिए. The income statement tell us about profit or loss. The income statement tell us about profit or loss. लिखिए. So income statement tell us about the profit or loss by comparing what we spent with what we earn in revenue. हाँ लिखिए. we spend with what we earn in revenue, यानी हमने कितना रेवेन्यू कमाया और हमने कितना पैसे स्पेंड किया.
ठीक है, रेवेन्यू क्या होगा, जो चीज हमें कॉस्ट के ऊपर पैसे मिलते हैं, पता होगा ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो जैसे मान लीजिए 20 रुपए का पेन है, अब 20 रुपए के पेन को बनाने में कॉस्ट है 15 रुपए, तो 5 रुपए क्या होता है, कंपनी के लिए रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो आपका फायदा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये बताएगा कि आपने कितना कमाया और आपको कितना फायदा हुआ और कितना आपको नुकसान हुआ, तो रेवेन्यू के कंसेप्ट में। आगे लिखिए, इट आइटमाइजेस सेल्स, इट आइटमाइजेस सेल्स, इट आइटमाइजेस सेल्स, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने रुपए का सामान बिका, कितने रुपए का सामान बिका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, डे टू डे वाले जो एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो इट आइटमाइजेस सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर होगी बात यहां तक, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास एवरीवन। आगे नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं ना, हाँ बैलेंस शीट, हाँ तो उसको अलग भी कर सकते हो, तो ऊपर में पहले ट्रेडिंग, फिर उसी से तो क्लोजिंग निकलेगा, फिर आप डालोगे उसको। लिखिए कैश फ्लो में, लिखिए राइट इन कैश फ्लो, it merges the income statement, it merges the income statement and balance sheet, it merges the income statement and balance sheet to show your companies, to show your companies net cash flow, यानी कितना पैसा गया, आपके पास से कितना पैसा गया, ठीक है। तो यहाँ तीन तरीके का मैंने बताया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था और इन्वेस्टिंग था और फाइनेंसिंग था, ठीक है, जिसमें डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट इसमें होता है। चलिए इसमें लिखिए, लिख लिया, इट मर्जेस द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट टू शो योर कंपनीज ट्रू नेट कैश फ्लो रादर देन, लिखिए आगे, रादर देन द ट्रांजैक्शन, rather than the transaction it has made, it has made, it has made। So कुछ इंडिकेटर है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कौन कौन से इंडिकेटर है, सोर्स ऑफ कैश, यानी कैश आपके पास कहां से आया, इन्वेस्टर से आया, लेंडर से आया, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे, मतलब जो जिसके प्रोडक्ट सेल करे उनसे आया, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव जो कैश फ्लो होगा, दैट विल टेल यू कि यहाँ पर आपको बता देगा कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो इमीडिएटली सिग्नल दे देगा इन्वेस्टर को, किस चीज के बारे में, कि भाई कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो तीन स्टेटमेंट थे, ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे, तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नॉर्मल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब कुछ बुक से टर्म देख लेते हैं, चलिए। So पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या 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 चीजें आएंगी, इट मस्ट इंक्लूडेड ऑल द ओनर्स, ओनर्स यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, विच शोज देयर पर्सनल नेट वर्थ, यानी कि उनके पास खुद का कितना पर्सनल नेट वर्थ है, ठीक है, उनके पास कितनी लाइबिलिटीज है और एसेट्स है आउटसाइड द बिजनेस, यानी कि पहली बात बिजनेस आपका कैसे चल रहा है वो तो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वी आर गेट क्लैरिटी अबाउट इट, बट जो भी बाकी आपके पास जितने भी पर्सनल एसेट्स वगैरह हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का भी क्या हो जाता है कई बार पर्सनल एसेट चला जाएगा उसमें, है ना। सो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सारे ओनर्स और स्टॉक होल्डर्स के पर्सनल नेटवर्थ, यानी उनके पास कितने की संपत्ति है, कितना लायबिलिटी है और कितना एसेट्स है, ठीक है। ओनर्स जो है इट मे एट टाइम्स बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द पर्सनल एसेट्स फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस, यानी बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए कई बार उनको अपने पर्सनल एसेट्स को भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट उनको क्लैरिफाई कर देगा कि आपके पास कितना
एसेट है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। कई बार कैश जो है, कैश क्या होगा, एसेट होगा या लायबिलिटी? करंट एसेट्स में आ जाएगा वो, है ना। तो एसेट्स में होगा, तो आपके पास जो कैश कितना अवेलेबल है, आप कितना पैसा अपने लगा सकते हो बिजनेस में, ये कैसे पता लगेगा? जब आपका पर्सनल एसेट नहीं होगा, पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू क्लेरिफाई द हाउ मच नेट वर्थ यू हैव, एसेट्स और लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए नेक्स्ट लिखिए, पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर हो गया। स्टार्टअप एक्सपेंसेस एंड कैपिटलाइजेशन, ठीक है। स्टार्टअप एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि कंपनी को शुरू करने के समय आपको क्या क्या पैसे लगाने पड़े। एक बोर्ड भी अगर आप अपनी कंपनी के लिए बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर अंडर द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी को शुरू करने से पहले हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर बिजनेस को कमेंसमेंट करने से पहले, यानी बिजनेस को शुरू करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारे एक्सपेंडिचर जो है वो एस्टिमेट करेगा कि आपका कैपिटल कितना आगे लगने वाला है, ठीक है, कितने रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। अब बिजनेस प्लान जो होगा, बिजनेस प्लान किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? रिसर्च प्रोजेक्ट पे। आपका प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है उस हिसाब से आपको उतना ही पैसा उसमें लगेगा। और ये भी याद रखना कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी आपके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखकर ही पैसा देते हैं, ठीक है। सो बिजनेस प्लान जो होगा दैट कैन बी सीन एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड पूरा थॉरली उसको देखा जाएगा, और उसके बाद आप इससे बेस्ट रिसर्च, उसके बिजनेस में कितना कॉस्ट वगैरह है वो एंटिसिपेट कर पाओगे, आगे कितना लगने वाला, खर्च होने वाला। सो योर स्टार्टअप एक्सपेंसेस, यानी कि आप बिजनेस को शुरू करने में कितना पैसा लगाने वाले हो और कितना कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। जैसे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, तो दैट इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड इन दिस, ठीक है, पहले बिजनेस को शुरू करने के लिए। फाइनेंशियल आप प्लानिंग करोगे। फाइनेंशियल प्लान का मतलब कि लोन कहाँ से लेना है, कितना पैसा हमारे पास है। लाइक मान लो बिजनेस में 20 लाख की जरूरत है, तो हमारे पास कितना पैसा पड़ा है? मान लो 10 लाख है, 10 लाख रुपए बाहर से चाहिए, तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करोगे? यानी कि आप जो है, आप अपने कंपनी के लिए किस तरीके से फाइनेंस का जुगाड़ करोगे, ठीक है। आप या तो क्या कर सकते हो, आप किसी दूसरे बिजनेस पर्सन से लोन ले सकते हो, क्लियर है ना, या तो फिर आप, यहाँ तो खैर इन्होंने कुछ अलग दे दिया है, लेकिन फाइनेंशियल प्लान का मतलब ये था कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा अलॉट करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ कहाँ से पैसे आपको निकलवाने हैं, लेने हैं, ठीक है। तो और गवर्नमेंट से कितना लोन उठाना है, इक्विटी कितने का, अगर आप चाहते हैं एनएफ को लाना तो इक्विटी कितने का होगा, ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल प्लान में आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका कि ओपनिंग डे बैलेंस शीट, यानी आप कितने रुपीस के एसेट के साथ आपने अपनी कंपनी को शुरू किया, 1 लाख के एसेट के साथ, 2 लाख के साथ, लाइक दिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, इसको लिख लो, ब्रेक इवन एनालिसिस। एनालिसिस क्या लिखिए, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस tell you how many units of a product. Break even analysis tells you how many units of a product must be sold to cover the fixed and variable cost of production. Break even analysis tells you how many units of a product must be sold to cover the fixed and variable cost of the production. इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ना, वो आपको एक पॉइंट बताएगा, ऐसा पॉइंट बताएगा, बेसिकली एक पॉइंट बताएगा जहां पर कि इतना अगर आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो आपका जो फिक्स्ड एसेट और जो आपका वेरिएबल एसेट्स है उसके पैसे क्या हो जाए, निकल जाए, वसूल हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या करता है कि ये आपको बताता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। खैर ये पूरा इकोनॉमिकल टर्म है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, आपके स्टॉक के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, बजटिंग के बारे में प्रोजेक्ट,
ठीक है, तो बस ब्रेक इवन एनालिसिस लिख लो, बहुत पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, लेकिन योर वेरिएबल कॉस्ट एंड योर फिक्स्ड एसेट का वसूल हो जाएगा, यानी हाँ जितना पैसा लगाया है उतना पैसा वापस मिल गया। क्लियर हो गया सबको एवरीवन? अच्छा, बजट का मतलब क्या है कि इंटरनल बजट मतलब कि कितना आपके पास रिजर्व पड़ा है और उस रिजर्व को आप कैसे यूटिलाइज करो। मान लो कि 5 लाख रुपए का फायदा हुआ, उसको आपने रिजर्व में डाल दिया, तो उस 5 लाख को आप कैसे यूज कर रहे हो इंटरनली, उसको कहते हैं इंटरनल बजट। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिजर्व फंड, यानी रिजर्व फंड को आप यूज कर रहे हो किसी के डेप्ट को चुकाने के लिए। क्लियर हो गई ना बात? तो ये इंटरनल बजट का पार्ट होगा। परचेज फ्रॉम इंटरनल बजट का यूटिलाइजेशन क्या है इंटरनल बजट का? तो इंटरनल बजट जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द रिजर्व फंड फॉर पेइंग ऑफ द कंपनीज डेप्ट। कंपनी के डेप्ट को हटाने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल बजट को। कई बार हम अपने कंपनी को अगर ग्रो करवाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए इंटरनल बजट को यूज करते हैं। ठीक है, रिजर्व को, सरप्लस जो हमारे पास है उसको। I think that is more than enough for today.